मां सावित्रीबाई फूले को उनके जन्मदिन पर सादर नमन। आज से 195 वर्ष पहले सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। करीब करीब 200 वर्ष होने को जा रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मां सावित्रीबाई फूले, तो मां क्यों कह रहा हूं? मां जिसने देश में बहुसंख्यक शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों, विधवाओं, लड़कियों वो अंगुली पकड़ करके उनकी मुक्ति का मार्ग दिखाया। फूले दंपत आधुनिक भारत के इतिहास के वो पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस देश में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं, किसानों, मजदूरों की ये बताया कि तुम्हारी दुर्दशा, गुलामी, अपमान, उपेक्षा, अवमानना, दीनता, शोषण, उत्पीड़न का कारण क्या है? कैसे तुमको इस गुलामी से, दीनता से, शोषण से, इस उत्पीड़न से मुक्ति मिल सकती है? कौन लोग हैं? वो कौन से विचार हैं? वो कौन से मूल्य हैं? वो कौन सी समाज व्यवस्था है? वो कौन से धर्म ग्रंथ हैं? वो कौन से तरीके हैं? वो कौन से जीवन मूल्य हैं जिसके चलते बहुसंख्यक आबादी देश की आधी आबादी महिलाएं, 2/3 आबादी पिछड़े जिन्हें हम कहते हैं शूद्र और अतिशूद्र, और विशेषकर सबसे बड़ी उपेक्षा और अपमान के शिकार मां महार, जिन्हें देश में अछूत कहा जाता है। कहीं उन्हें वाल्मीकि जाटव के नाम से, तो महाराष्ट्र में उन्हें मांग महार के नाम से जाना जाता है। सचमुच में सावित्रीबाई फूले मां है। सिर्फ उन्होंने महिलाओं का नहीं, शूद्रों अतिशूद्रों का नहीं, इस देश में कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि इस देश से अन्याय का खात्मा हो, इस देश से गैर बराबरी का खात्मा हो, इस देश से पराधीनता का खात्मा हो, इस देश में वर्चस्व और अधीनता के रिश्ते का खात्मा हो, इस देश में कोई किसी का शोषण न कर पाए, उत्पीड़न न कर पाए, कोई किसी को अपमानित न कर पाए, तो मैं समझता हूं कि किसी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले के दिखाए रास्ते पर जाए। जो उनका लेखन है, जो उनका चिंतन है, उससे रूबरू, जो उन्होंने एजेंडा प्रस्तुत किया उससे परिचित हो, और संघर्ष का जो उन्होंने रास्ता चुना उस रास्ते को जाने, और उस रास्ते के लिए जो कुर्बानी उन्होंने दी उस कुर्बानी को समझे। आज चूंकि मां सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, तो कुछ बात है जैसे जो उनको समझ में आ गई थी। पहली बात बहुत साफ तरीके से सावित्रीबाई फूले को समझ में आ गई थी कि इस देश में बहुसंख्यक लोगों की गुलामी और दूसरा दुर्दशा का बड़ा कारण और एकमात्र सबसे बुनियादी कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो 2 तरह की गुलामी पर टिकी हुई है। पहली, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी शूद्र और अतिशूद्र हैं, जिन्हें आज हम पिछड़े और दलित के नाम से जानते हैं, और आधी आबादी जो महिलाएं हैं, उन्हें इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों ने शूद्र घोषित कर दिया। और इन दोनों शूद्रों का, स्त्री के रूप में शूद्र, पिछड़े और दलित के शूद्र में रूप में शूद्र, और इन दोनों शूद्रों के जिम्मे एक ही काम सौंप दिया कि इनका काम है ब्राह्मणों की सेवा करना। क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी द्विज जातियां नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, उस तरह से वैश्य नहीं है, तो वहां सब कुछ जो द्विज के नाम पर थे वो एक जाति थी जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। और उन्होंने घोषित किया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, शूद्रों महिलाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें यहां तक कि सीधे सीधे ईश्वर से रिश्ता कायम करने की भी जरूरत नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करें। तो पहला जो फूले दंपति ने चिन्हित किया वो है यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं जो वर्ण जाति और पृष्ठता, यानी महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व पर टिकी हुई है। दूसरा जो उन्होंने ये बात समझी कि इस
शूद्रों और महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इनके धर्म ग्रंथकार ब्राह्मणों ने किया क्या? सबसे पहला उन्होंने काम किया कि किसी तरह से ज्ञान की रोशनी, अक्षर ज्ञान, किताब और स्कूल तक उनकी पहुंच ना जाने पाए। कोई शूद्र, अति शूद्र महिला पढ़ने ना पाए, कोई किताब ना पढ़ने पाए, अच्छा ज्ञान ना प्राप्त करने पाए, स्कूल ना जाने पाए। इसी नाते फूले दंपति ने बार बार कहा कि जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है वो हमारा अज्ञान है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इसके जो धर्म ग्रंथ है, उसके जो रहता ब्राह्मण है, वो चाहते हैं कि ये बहुसंख्यक आबादी इसी तरह की रहे, इसी स्थिति में रहे, अज्ञानता की स्थिति में रहे। क्यों? क्योंकि कैसे संभव है कि किसी समाज की, किसी देश की 5% 7% आबादी जो है वो उसका राजनीति पर, पेशवाई के रूप में राजनीतिक सत्ता पर भी कब्जा था, सामाजिक सत्ता पर भी उसका कब्जा है, आर्थिक सत्ता पर भी उसका कब्जा है, सांस्कृतिक सत्ता पर उसका कब्जा है, मंदिरों पर उसका कब्जा है, यहां तक कि लोगों के जीवन पर उसका कब्जा है। 5% लोग ये कब्जा तभी बनाए रख सकते थे जब शेष लोग अंदर से उनकी गुलामी स्वीकार करें, उनकी गुलामी को सहज रूप में अपने अंदर आत्मसात कर लें। और फूले दंपति और सावित्रीबाई फूले को इस साफ तरीके से समझ में आ गया था कि हमको सबसे पहला काम ये करना है कि जो अज्ञानता का अंधकार, इसको मिटाना है और शिक्षा की रोशनी लाना है। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहला जो स्कूल खोला 1848 में, तो दलितों के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए। ऐसा नहीं है कि स्कूलों के दरवाजे खुले नहीं थे। अंग्रेजों के आने के बाद स्कूलों के दरवाजे सिद्धांत के रूप में, नियम के रूप में सबके लिए खुल गए थे। आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजों से पहले फारसी के कुछ स्कूल थे, अरबी के कुछ स्कूल थे, संस्कृत के कुछ स्कूल थे, लेकिन उन स्कूलों में कोई महिला जाने के बारे में, कोई शूद्र जाने के बारे में, कोई अति शूद्र जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अंग्रेजों ने नियम तो बनाया, लेकिन उस नई व्यवस्था में भी कम से कम पुणे और महाराष्ट्र और देश के बड़े हिस्से में नई व्यवस्था में भी ब्राह्मणों ने उस पर नियंत्रण कर लिया और एक तरह से व्यवहारिक तरीके से उनके लिए उस स्कूलों का दरवाजा बंद हो गया। और विशेषकर जिसके लिए बंद हुआ वो दलित थे, जिन्हें मांग महार कहा गया, और उसमें भी विशेष तौर पर वो दलित लड़कियां थीं जिनकी पढ़ाई के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। तो फूले दंपति ने सबसे पहले शिक्षा का द्वार सबके लिए खोला। यही बात मैं एक बात और साफ कर दूं कि ज्योतिराव फूले के पिता गोविंदराव ने ज्योतिराव फूले और उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फूले को घर से क्यों निकाला? इसलिए नहीं को पिछड़े को क्यों पढ़ा रहे हैं, वो समाज सुधार क्यों कर रहे हैं, वो किताब क्यों लिख रहे हैं, बल्कि इसलिए निकाला और कह करके निकाला कि तुम मांग महारों, जिन्हें अछूत कहा जाता था, तुम मांग महारों को पढ़ा रहे हो। अगर या तो तुम मांग महारों को पढ़ाना बंद कर दो या तो तुम मेरा घर छोड़ दो। और फूले दंपति ने घर छोड़ने का निर्णय लिया, मजबूर उनको छोड़ना पड़ा। दूसरी बात, आपने सावित्रीबाई फूले के पत्रों को पढ़ा होगा जो मायके से उन्होंने ज्योतिराव फूले को लिखा है। उसमें साफ साफ लिखते हैं कि जो उनका भाई है सावित्रीबाई फूले को, वो जो बुरा भला कहता है ज्योतिराव फूले को, वो एक ही बात के लिए कहता है कि वो मांग महारों से क्यों सटता है, वो मांग महारों को क्यों पढ़ाते हैं। उनके अन्य कामों से उसको कोई विरोध नहीं है, बस अछूतों के साथ जो पढ़ाने का काम, उनके साथ उठने बैठने का काम, उनके साथ पानी पिलाने का काम जो कर रहे हैं, इससे उसका विरोध। तो फूले दंपति ने जो सबसे ज्यादा आक्रोश अपने समुदाय, पिछड़ों के लोगों का, अपने परिवार का भी जो झेला, ब्राह्मणों का तो झेला ही, वो झेला इस नाते कि उन्होंने मांग महारों के लिए शिक्षा का द्वार, बराबरी का द्वार खोल दिया। दूसरी बात जो फूले दंपति को समझ में आई कि अगर इस देश के अंदर महिलाएं नहीं आजाद होती हैं, उनकी गुलामी का खात्मा नहीं होता है, स्त्री पुरुष के बीच समता नहीं आता है, तो ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो वर्ण जाति की व्यवस्था है, जो असमानता की व्यवस्था है, ये टूटेगी नहीं। और आप सभी जानते होंगे कि फूले दंपति ने इसके लिए क्या क्या किया। जैसे विधवा ब्राह्मणियों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक की, विवाह की नई पद्धति
जिसमें दो प्रेम करने वाले दूसरे को पसंद करने वाले स्वतंत्रता से शादी कर सकते हैं, जिसे सत्यशोधक विवाह पद्धति कहते हैं। उन्होंने इसके साथ ही क्या किया कि महिलाओं के लिए अलग से बहुत कई सारे स्कूल खोले, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नाई जो है वो विधवाओं का बाल न बनाए, तो महिलाओं के लिए जो उनका संघर्ष है। लेकिन इतने ही बात अगर सीमित रहती तो भी हम मानते कि ये दायरा थोड़ा छोटा होता। लेकिन इस देश में जिस दंपति ने सबसे ज्यादा किसानों मजदूरों के बारे में पहली बार सोचा, वो भी फूले दंपति हैं। कि इस देश में किसानों के हालात क्या, वो दिन रात खटते हैं, दैन्यता और दीनता की स्थिति में रहते हैं, सारा दिन परिवार काम करता है, लेकिन उनके जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं। इसी तरह मजदूरों के जीवन के लिए उन्होंने जो पहला मजदूर यूनियन इस दंपति ने बनाया, और इन दंपति का संवेदना का रूप क्या है इसको समझें कि जब 2 बार प्लेग आया, अकाल पड़ा और प्लेग एक बार आया, तो उस अकाल के दौरान इस दंपति ने पूरे महाराष्ट्र में कैसे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया, रुकने का इंतजाम किया। और आप सभी जानते हैं कि ऐसे ही अकाल और के दौरान उनकी कुर्बानियों की कितनी पूरी दुनिया में भूरी भूरी प्रशंसा की गई। प्लेग जिसमें कोई किसी को छूना नहीं चाहता है, उस प्लेग की बीमारी के दौरान कैसे सावित्रीबाई फूले ने अपनी पीठ पर लाद लाद करके वो लोगों को ले गई और उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई। आप सभी लोग परिचित होंगे इस बात से। ये तो मैं उनके कामों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दंपति अभी सावित्रीबाई फूले के बारे में विशेष तौर पर कह रहा हूँ। जितना उन्होंने कुर्बानी दी है, जितना उन्होंने संघर्ष किया है, चाहे सत्यशोधक समाज बनाया या सत्यशोधक समाज फूले जी के बाद चलाया उसको, उससे भी बड़े उनके व्यक्तित्व का रूप है कि उतने ही बड़ी चिंतक, उतने ही बड़ी विचारक है। आप उनके चिंतक और विचारक रूप से कोई भी परिचित होना चाहे तो उनके जो 2 काव्य संग्रह हैं, पहला काव्य फूले, बाद में वामन कशी, उन कविताओं को पढ़ना चाहिए। उनके चिंतक और विचारक रूप उनके उन 3 पत्रों में आता है जो उन्होंने अपने मायके से ज्योतिराव फूले के लिखा। इसके अलावा उनके कुछ भाषण हैं, उसको पढ़ना चाहिए, जिसमें पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान से, तकनीक से, साइंस से किस तरह वो परिचित थी, कितना वो जानती थी। और एक बात मैं और साफ कर दूं कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि सावित्रीबाई फूले कोई केवल पीछे पीछे ज्योतिराव फूले के चलने वाली थी, तो ऐसा बात नहीं है। वो जीवन में, उन चेतना में, संवेदना में, ज्ञान में, काम में संगठनकर्ता के रूप में उनकी बराबर की साथी है। इसी नाते मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को आदर्श दंपति किसी को देखना हो, आदर्श दंपति का कोई देश में पैमाना है, तो वो आदर्श दंपति फूले दंपति है, जिनकी संवेदना भी एक है, चेतना भी एक है, संघर्ष भी एक है, सरोकार भी एक है, जीवन भी एक है। ये सारा कुछ एक साथ मिलता है। इसीलिए आदर्श दंपति खोजने के लिए हमें यूरोप, अमेरिका कहीं नहीं जाने की जरूरत है। हमारे देश में, भारत ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया का एक महानतम आदर्श दंपति पैदा हुआ है, जिसे हम 2 जोड़ों को जीवन साथियों के आदर्श के रूप में देख सकते हैं। अंत में मैं निष्कर्ष में 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूं। वो ये है कि सवाल ये नहीं है कि फूले ने, दंपति ने अपने समय में क्या किया। हमको उससे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर एक लड़की जो 9 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ी है, 9 साल में उसकी शादी हो जाती है और 9 साल के बाद वो पढ़ना शुरू करती है, वो भारत की पहली भारतीय महिला अध्यापिका बनती है, वो हजारों हजारों लड़कियों लड़कों को शिक्षित करती है, सैकड़ों स्कूल खोलती है, सत्यशोधक समाज का संगठनकर्ता बनती है, एक ऐसी जमीन तैयार कर देती है जो फूले दंपति ने, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले ने जो जमीन महाराष्ट्र में तैयार की थी, उसी जमीन पर साहूजी महाराज जैसा एक व्यक्तित्व आता है महान, जो फूले और दंपति के और सावित्रीबाई फूले के विचारों को जमीन पर लागू करता है। उसी जमीन से अंबेडकर जैसा एक महानतम व्यक्तित्व पैदा होता है। और अकारण नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिराव फूले को अपना गुरु कहते हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने शुरू किया था उसको उन्होंने संकल्प लिया कि इसे और आगे ले जाना है और ऊंचाई पर ले जाना है। तो साथियों, मैं उनके जन्मदिन पर आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले के व्यक्तित्व पर अब तो हिंदी में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। उनका संपूर्ण वाङ्मय उपलब्ध हो गया है,
उनकी कई सारी जीवनियाँ उपलब्ध हैं, उनके सारे पत्र उपलब्ध हैं, भाषण उपलब्ध हैं। अब करीब-करीब उनकी संपूर्ण सामग्री फूले दंपत की और सावित्रीबाई फूले की सारी कविताएँ उपलब्ध हैं। तो हमें एक बार उन्हें देखना चाहिए और अपने आज के समय के कार्यभारों को तय करना चाहिए। धन्यवाद, आभार दोस्तों।